ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डेंटिजुअस सिस्ट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वो सिस्ट जिसका जो है वो हमारी एटियोलॉजी डिफरेंट है। अभी तक हमने जो दो सिस्ट पढ़ी वो हमारे पास जो है वो रेस्ट ऑफ मिलेसिस से फॉर्म हो रही होती है, लेकिन अब जो हम सिस्ट पढ़ने जा रहे हैं उनकी एटियोलॉजी डिफरेंट है, यानी वो सिस्ट हमारे पास फॉर्म होगी रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम से। तो सिस्ट पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम होता क्या है। आपको पता है कि हमारे पास बिफोर टूथ इरप्शन उसमें हमारे पास एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो टूथ को इरप्ट होने में या उसकी इरप्शन में हेल्प करती है। उस लेयर को हम सिंपल क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम। तो अब भी इस सिस्ट में कोई पैथोलॉजी हो जाए तो उससे बनने वाली सिस्ट हमारे पास जो सिस्ट कहलाएंगे, अब हम वो पढ़ रहे हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ डेंटिजुअस सिस्ट। अब डेंटिजुअस सिस्ट भी हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास बनती है क्राउन में, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये हमारे पास एसोसिएट किससे होगी, इम्पैक्टेड या एम्बेडेड टूथ से। ठीक है, यानी वो तो जो ओरल कैविटी में अभी तक इरप्ट ही नहीं हुआ है और उसमें अगर कोई सिस्ट बनी हुई है उसके क्राउन पे, तो वो सिस्ट हमारे पास क्या होगी, डेंटिजुअस सिस्ट। अब चूँकि ये रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम से है तो हमें पता है कि क्राउन के ऊपर हमारे पास रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम होता है, लेकिन वो कॉज जो रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम को क्राउन से सेपरेट कर दे और इसके बीच में फ्लूइड फिल हो जाए, वो हमारे पास अननोन है। यानी उसके बारे में अभी हमें इतना नहीं पता कि ये किस वजह से ये जो सिस्ट हमारे पास फॉर्म होती है। ठीक है, तो बस इसमें इतना हमें पता है कि जो हमारे पास रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम वो क्राउन से सेपरेट हो जाती है और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, क्राउन के अराउंड एक सिस्ट फॉर्म हो जाती है। कहाँ तक, सीमेंटो इनेमल जंक्शन तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीमेंटो इनेमल जंक्शन, क्योंकि आगे थोड़ी दिनों बाद हम ट्यूमर पढ़ेंगे जो भी बिल्कुल क्राउन को ही कवर कर रहा होगा, लेकिन वो सीमेंटो इनेमल जंक्शन से नीचे होगा। तो उसमें डेंटिजुअस सिस्ट में सिर्फ ये फ़र्क है। ठीक है, फिलहाल हम टॉपिक पे ही रहते हैं। तो डेंटिजुअस सिस्ट हमें पता चल गया कि एक सिस्ट जो रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम से फॉर्म हुई भी है और वो टूथ की क्राउन को हमारे पास जो है वो सराउंड करती है। कौन सा टूथ, जो हमारे पास क्या हुआ है, इम्पैक्टेड है, अभी तक इरप्ट नहीं हुआ, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, डेंटिजुअस सिस्ट कहलाती है। पढ़ ली इसकी एटियोलॉजी और इसकी पैथोजेनेसिस। ठीक है, वो जिसके बारे में हमें इतना नहीं पता। अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो चूँकि ये सिस्ट हमारे पास एक इम्पैक्टेड टूथ से एसोसिएटेड है तो क्लिनिकली हमें ये सिस्ट विजिबल नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर कभी कभार ये सिस्ट और बड़ी हो जाए, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो हमारे पास ओरल कैविटी में कभी कभार जो है वो स्वेलिंग और पेन जो है वो हमें विजिबल होना शुरू हो जाता है। और एक और बात कि ये सिस्ट हमारे पास एक इम्पैक्टेड टूथ से एसोसिएटेड है, तो हो सकता है कि आर्च में हमारे पास जो है वो हमें एक मिसिंग टूथ नज़र आ रहा हो। ठीक है, और हमें पता ना हो, जब हम उसका रेडियोग्राफ करवाएं तो हमें पता चले कि टूथ जो हमारे पास इम्पैक्टेड है वो इसी सिस्ट की वजह से जो है वो इरप्ट नहीं हो सका। सही है, तो ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स थे। ओके नाउ, तो अब हम पढ़ने लगे हैं इसके रेडियोग्राफिक फ़ीचर। रेडियोग्राफिक फ़ीचर जो है हमारे पास द बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है फॉर डेंटिजुअस सिस्ट, क्योंकि हमें पता है ये इम्पैक्टेड टूथ से एसोसिएटेड है और इम्पैक्टेड टूथ के अराउंड अगर सिस्ट बनी है तो वो हमें रेडियोग्राफ में ही विजिबल होगी, उसके अलावा हमें विजिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो रेडियोग्राफ हम डेंटिजुअस सिस्ट का कैसे देखते हैं कि ये हमारे पास जो है क्राउन के अराउंड एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड रेडियोलुसेंसी जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसने पूरे टूथ के क्राउन को जो है वो सराउंड किया होता है। बस एक डिफरेंस आपको जो याद रखना है वो ये है कि ये वाला जो हमारे पास क्राउन होता है, ये वाली जो सिस्ट होती है वो हमारे पास अप टू द सर्वाइकल मार्जिन तक होती है, उसके नीचे नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास सिस्ट होती है उसने हमारे पास क्राउन को सर्वाइकल मार्जिन तक जो है वो कवर किया होता है। ये सिस्ट स्लो ग्रोइंग होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये सिस्ट हमारे पास मैंडिबल पे बनती है तो या तो ये एसोसिएटेड टूथ यानी जिस टूथ पे बनी है उसको हमारे पास सुपीरियरली हमारे पास जो है वो डिस्प्लेस कर सकती है या इन्फीरियरली इनटू द असेंडिंग रेमस। और अगर ये सिस्ट हमारे पास मैक्सिलरी में बनती है तो ये हमारे पास उस टूथ को या तो सुपीरियरली या पोस्टीरियरली यानी पीछे जो है वो डिस्प्लेस कर देगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेडियोग्राफिक फीचर्स ऑफ डेंटिजुअस सिस्ट। याद रखिएगा कि रेडियोग्राफ जो है वो डेंटिजुअस सिस्ट को डायग्नोज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टूल होता है। ओके, नाउ स्टार्टिंग द हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर ऑफ डेंटिजुअस सिस्ट। डेंटिजुअस सिस्ट बिल्कुल वैसे आपको पता है कि हमारे पास एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, बीच में हमारे पास कैविटी होती है जिसमें कोई भी फ्लूइड जो है वो फिल्ड हुआ होता है। तो डेंटिजुअस सिस्ट का जो अगर हम एपिथेलियम की बात करें तो एपिथेलियम जो है वो हमारे पास नॉन केराटिनाइज्ड होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है और स्क्वेमस होती है। ठीक है,
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और ये हमारे पास थोड़ी थिक होती है, यानी 2 to 10 इसकी जो है वो हमारे पास लेयर्स आती हैं। अब होता ये है कि अगर डेंटिजियस सिस्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई तो इस एपिथेलियल में, यानी इस एपिथेलियल लाइनिंग में चेंजिंग आ सकती हैं। अब वो डिपेंड करता है हमारे पास इन्फ्लेमेशन पे, कि इन्फ्लेमेशन हमारे पास एक्यूट हो रही है, इन्फ्लेमेशन हमारे पास क्रोनिक है, तो उस हिसाब से इस एपिथेलियल लाइनिंग में चेंजिंग आ जाएगी। यानी ये एपिथेलियल लाइनिंग हाइपरप्लास्टिक भी हो सकती है, यानी और थिक हो जाएगी, ठीक है। और या तो ये एट्रोफिक हो सकती है कि थिन हो जाएगी, या अल्सरेटेड हो सकती है, यानी एपिथेलियम कहीं से ब्रीच्ड कर जाए और नीचे का कनेक्टिव टिश्यू हमें विजिबल हो जाए, तो वो अल्सरेशन कहलाती है। तो कुछ भी हो सकता है इस एपिथेलियल लाइनिंग पे, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस इन्फ्लेमेशन के ऊपर, ठीक है। और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें जो इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में जो चीज़ें हमें विजिबल हो रही होती हैं, वो एक तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं, हेमोसिड्रिन डिपॉजिट होते हैं, रेस्टॉन बॉडीज़ होती हैं, और मैक्रोफेजेस होते हैं, लिपिड लैडेन मैक्रोफेजेस। और कभी कभार हमारे पास म्यूकस सेल नज़र आ रहे होते हैं, और उस एपिथेलियल लाइनिंग को, जिसमें हमारे पास म्यूकस सेल होते हैं, क्या कहते हैं हम, म्यूकस सेल मेटाप्लेजिया, या हम म्यूकस सेल, पता नहीं मैं क्या क्या लिख रही हूँ लेकिन बोल से रही हूँ, म्यूकस सेल प्रोप्लेजिया, ठीक है। यानी म्यूकस सेल मेटाप्लेजिया और म्यूकस सेल प्रोप्लेजिया, ये दोनों हम जो है टर्मिनोलॉजीज उसके लिए यूज़ करते हैं अगर एपिथेलियल लाइनिंग में हमारे पास म्यूकस भी जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब डेंटिजियस सिस्ट का मसला ये होता है कि वो इतनी अर्ली डायग्नोसिस उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो ओरल कैविटी में विजिबल ही नहीं हो रही, वो एक इम्पैक्टेड टूथ से एसोसिएटेड है, सिर्फ रेडियोग्राफ में आप उसको जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। तो मसला ये होता है कि बहुत अर्ली से जो है वो पेशेंट के माउथ में होती है, उनको खुद भी नहीं पता हो रहा होता है, और डेंटिस्ट भी अगर वो किसी एक्सीडेंटल रेडियोग्राफ के थ्रू जो है वो उसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है। यानी अगर उनको कभी पेन स्टार्ट हो या उनको जो है थोड़ी स्वेलिंग दिखी तो उन्होंने फिर रेडियोग्राफ करवाया, और अगर वहाँ से पता चला कि ओरल कैविटी में जो एक मैंडिबल या मैक्सिलर में एक डेंटिजियस सिस्ट जो है वो मौजूद है, तो फिर क्या होता है कि अगर इसमें एपिथेलियल में ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, कहीं कहीं जो है केराटिनाइजेशन होना शुरू हो गई, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि नॉन केराटिनाइज होती है, लेकिन अगर वो इतने अरसे से डेंटिजियस सिस्ट मौजूद है, उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो गई, सारी बर्बादी हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, और कहीं ना कहीं केराटिनाइजेशन शुरू हो गई, तो वो हमारे पास जिस सिस्ट अब हमारे पास कहाँ जा रही है, मैलिग्नेंसी में जा रही है। यानी हो सकता है कि वो सिस्ट कन्वर्ट हो जाए किसी ट्यूमर में, और फिर वो आगे जाके कैंसर जो है वो कॉज कर दे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि डेंटिजियस सिस्ट में तो ये सलाहियत है कि वो मैलिग्नेंसी में जा सकती है अगर वो लॉन्ग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर इनिशियल बेसिस पे हमने उसको डायग्नोस कर लिया तो वो नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा अरसे से है और उसको डायग्नोस नहीं किया हुआ, तो हो सकता है कि वो मैलिग्नेंसी में चली गई हो, अगर उसमें केराटिनाइजेशन जो है वो हो गई हो, या कुछ डिस्प्लास्टिक चेंज है वो उसमें आ गया हो, ठीक है। तो हमारी डेंटिजियस सिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट सिस्ट की तरफ चलते हैं।